नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। सांप्रयोगिक प्रकरण या सांप्रयोगिक अधिकरण और उसका प्रथम प्रकरण चल रहा है, प्रथम अध्याय चल रहा है, प्रीति विषयात्मक विचार। कल हमने बात की थी कि पुरुष के 3 प्रकार हैं। उसके लिंग अनुपात के अनुसार 6 अंगुल वाले को शस कहेंगे, 9 अंगुल वाले को वृषभ कहेंगे और जिसके लिंग का अनुपात 12 अंगुल हो उसको अश्व की कक्षा में रखा जाएगा। इसी प्रकार से स्त्री के भी 3 प्रकार की है। मृगी जिसकी गहराई 6 अंगुल की हो और अश्वा जिसकी 9 अंगुल की गहराई हो और हस्तिनी जिसकी योनि की गहराई 12 अंगुल हो। अब मैंने आपसे कहा था कि पुरुष के लिए तो ये नाप करना बड़ा सरल है, लेकिन स्त्री के लिए बड़ा कठिन है, या ये कहिए कि असंभव प्राय है। और विशेष करके अगर कोई स्त्री अभी अपने लिए वर की पसंदगी कर रही है, तो ऐसी किसी स्त्री के लिए जिसको आप कन्या कहते हैं, क्योंकि वर्जिनिटी और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिसकी वजह से संस्कृत में भी शब्द है अक्षत योनि कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने अनाघ्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कर रोही करके इस बात को व्यक्त किया है कि उनकी शकुंतला ऐसा पुष्प है कि आज तक जिसको किसी ने सूंघा नहीं है, ऐसी किशलय है कि जिस पे किसी का नख अभी स्पर्श नहीं हुआ है। तो इसकी चर्चा तो सभी जगह हुई है, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि हमें अपने शरीर के विषय में ज्ञान नहीं है, तो फिर हमें विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले खुद को तो जानना पड़ेगा, तब हम किसी और को जान पाएंगे। चलिए, अब प्रीति विषयात्मक विचार में इन लिंग के अनुपात के आधार पर जो जोड़ियां बनती हैं वो निश्चय करती हैं कि प्रीति कैसी रहेगी। कहीं तो वो प्रीति रहेगी, कहीं वो प्रीति जो है वो बड़ी ही मन को महसूसने वाली, जिसमें संतोष नहीं मिलेगा तो एक प्रकार से सामने वाले पात्र के साथ में नहीं, अब ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इस प्रकार का भाव उत्पन्न कर देगी। दूसरे शब्दों में हम कहें कि घृणा भी मन में उत्पन्न हो जाती है ऐसे व्यक्ति के प्रति। और तीसरा प्रकार ये होता है कि उसमें भय लगने लग जाता है। चलिए कैसे, इसकी चर्चा करते हैं। विपर समरथ की हम बात कर चुके हैं कि शश का मृगी के साथ, अश्व का हस्तिनी के साथ और जो वृषभ है उसका अश्वा के साथ अगर संबंध होता है, 6 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ और 12 का 12 के साथ, तो ये समरथ है। और इसको प्रेम की भी पराकाष्ठा आप मान सकते हैं, प्रीति की श्रेष्ठता मान सकते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई मिलन होता है तो दोनों को ही परमानंद की प्राप्ति होगी। वैसे परमानंद शब्द का प्रयोग नहीं किया है मैंने, परम आनंद कहा है, क्योंकि फिर अगर मैं परमानंद कह दूंगा तो हमारे जो आध्यात्मिक मित्र हैं वो कहने लग जाएंगे कि ये तो बड़ा आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए हम एक जो श्रेष्ठ कामानंद की प्राप्ति होगी, हम ये कह सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं विपर्येण विषमाणि षट। इसमें जो विपर्य से हैं विषम 6 प्रकार के, यानी सम तो 3 प्रकार के होंगे, विषम 6 प्रकार के होंगे। विषमे स्वपि पुरुषाधिक्यम चेद अनंतर संप्रयोगे द्वे उच्चरते। अब उस विषम में भी अगर पुरुष के लिंग का अनुपात बड़ा है और स्त्री के लिंग का अनुपात छोटा है तो इसको उच्चरत कहा गया है। व्यवहितम एकम उच्चतर रतम, और इसमें से एक जो है वो उच्चतर रत होगा। विपर्य पुनर्द्वे नीचरते, इससे विपरीत यानी स्त्री की
योनि की गहराई अधिक हो और पुरुष की लिंग की लंबाई कम हो, तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार के नीच रथ होंगे। व्यवहित में एकम नीच तर रथम, और एक नीच तर रथ होगा। अब भैया इसी आधार पे आप रत और रति और प्रेम, इन सबको एक ही उससे नाप लीजिए। ये सब कुछ एक ही। अगर आप प्रीति विषयात्मक विचार काम सूत्रकार के अनुसार समझ रहे हैं तो। अब चलिए विपरेण विषमाणी सट, जो विषम 6 प्रकार हैं उनकी चर्चा करते हैं। यानी अश्वनायक हो, 6 अंगुल वाला नायक हो, और उसका 9 अंगुल वाली स्त्री के साथ में अगर समागम होगा तो ये 3 अंगुल का अंतर रहेगा, इसलिए विषम रति है। आप ये भी कह सकते हैं कि 6 अंगुल वाली स्त्री हो और 9 अंगुल वाला पुरुष हो तो ये भी विषम रति ही है। इसी प्रकार से 9 अंगुल वाले के लिए 12 अंगुल वाला व्यक्ति मिल जाए तो उस पेयर में भी यही विषम रति हो जाएगी। अब अगर 6 अंगुल वाले को 9 अंगुल वाला मिले तब तक तो विषम रहा, 9 को 12 वाला मिला तब तक विषम रहा, लेकिन 6 वाले को कहीं 12 अंगुल वाला मिल जाए तो भैया ये स्थिति जो है इसको विषम तर आप मान लीजिए। ये ज्यादा परेशानी वाला संबंध होगा। फिर से समझे, जहां समान है वहां समरथ है, जहां अपने से एक स्टेज ऊपर है। 6 वाले को 9 अंगुल तो वो 9 अंगुल वाले को 12 अंगुल। तो ये दोनों ही स्थिति में, चाहे वो पुरुष बड़ा हो या स्त्री, तो इन दोनों स्थिति में क्या होगा कि ये थोड़ा प्रयत्न साध्य है, इसलिए इसको विषम रथ कहा गया। लेकिन अगर 6 का सीधा 12 से हो तो ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। और इसको अगर पुरुष 12 अंगुल वाला है और स्त्री 6 अंगुल वाली है तो इसको उच्चतर रथ संज्ञा दी है। उच्चतर रथ का अर्थ यह होता है कि बड़ी ही समस्या है स्त्री के लिए भी, और यहां स्त्री को एक प्रकार से भय लगने लग जाता है संभोग से, क्योंकि जब भी वो स्थिति आती है तो अत्यधिक समस्या उसको होनी है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये उसका अनुपात ही नहीं है। लेकिन अगर स्त्री 12 अंगुल वाली है और पुरुष 6 अंगुल वाला है तो इसको नीच तर रथ कहा गया है, क्योंकि इसमें न तो पुरुष को कोई प्राप्ति होती है और स्त्री को तो कोई प्राप्ति होनी ही नहीं है। ऐसी ही स्त्रियों की ऐसी अवस्था होती है कि उनको इधर उधर देखना पड़ता है कि भाई अब हमारे पति से तो कुछ होता नहीं है, और काम इच्छा है कि वो तो अपनी जगह पे है ही है, तो क्या करें। तो भैया ये सांप्रयोगिक प्रकरण हमें ये बताता है कि आप कुंडली मिलाएं, अच्छी बात है, आप घर देखें, अच्छी बात है, आप परिवार देखें, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक प्रीति का अगर आपको विचार करना है, वास्तविक प्रेम, वास्तविक उनके आनंद का अगर विचार करना है तो इन शारीरिक गुण धर्म को अवश्य देखिए। अब थोड़ा किस प्रकार से हम इन चीजों को देखते हैं उसकी चर्चा कर लें। अभी किस प्रकार से देखते हैं, कैसे देखना चाहिए उसकी चर्चा तो हो जाएगी, लेकिन कैसे देखते हैं वो देखिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत लंबा व्यक्ति हो और एक बहुत छोटे कद की कन्या हो, तो उन्हें कहा ये जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, ये जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। कोई बहुत मोटा हो, कोई बहुत पतली हो, कोई बहुत मोटी हो, कोई बहुत पतला हो, तो भी ये कहेंगे कि ये जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। भैया जोड़ी में क्या समस्या है?
जोड़ी में भाई साथ में दोनों लोग खड़े हैं इसलिए अच्छे नहीं लगेंगे, ये मुख्य आशय नहीं होता है। जो चीज हम नहीं कह पाते हैं खुल के, वो रीजन ये होता है क्योंकि किसी ने लिख के गारंटी नहीं दी है। हाइट की बात तो कह सकते हैं कि भाई विवाह होने के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन किसी ने ये गारंटी नहीं दी है कि विवाह के बाद कोई व्यक्ति मोटा नहीं होगा। लेकिन ये निश्चित है कि व्यक्ति कितना भी मोटा हो जाए, लेकिन उसके लिंग के अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। जैसे जैसे उसका शारीरिक मोटापा बढ़ेगा, आप ये कह सकते हैं कि उसका लिंग अनुपात छोटा होता चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कैसे संभव है कि अगर वृद्धि नहीं होती है तो घिस तो नहीं जाएगा? भाई घिसेगा नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पेट अत्यधिक बाहर आ गया है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि समागम में उसको उस प्रकार से तो सरलता नहीं रहेगी और उसको परेशानी होगी। तो इसीलिए इन सब चीजों का विचार किया जाता है। लेकिन वास्तव में जब जोड़ी दो लोगों को देखते हैं तो लोग उसके आधार पे उनका, अरे भाई वो तो बहुत काला है, अरे भाई वो तो बहुत गोरा है, अरे भाई वो तो बहुत काली है, अरे भाई वो तो बहुत गोरी है, इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं ना, ये जोड़ियां सिर्फ सामने से देखने की बातें नहीं होती हैं। इनमें कहीं ना कहीं उन चीजों का भी विधान होता है जिनका उल्लेख यहां कामसूत्रकार करते हैं। लेकिन चूंकि कामसूत्र ये हमारा ऐसा विषय है कि जिस पे चर्चा करना बड़ा कठिन है, लेकिन सांप्रयोगिक प्रकरण अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुंडली मिले न मिले, आप गुण धर्मों को देखिए, शारीरिक संरचना देखिए। वस्त्र उतारने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके आधार पे आप स्पष्ट रूप से ये जान सकते हैं कि ये पुरुष किस कक्षा का है, ये स्त्री किस कक्षा की है। और उसके बाद जब विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन अत्यंत आनंददायी होता है। अन्यथा बहुत सारे परिणाम, बहुत सारी ऐसी बातें आपने स्वयं समाज में देखी हैं। लोगों के विवाह से इतर संबंध होते हैं, लेकिन वो संबंध क्यों बनते हैं, उसमें सबसे पहला कारण यही होता है। इसीलिए आचार्य वात्स्यायन इसको प्रीति विषयक विचार इस अध्याय के अंदर स्थान देते हैं। चलिए इससे आगे की चर्चा, कामसूत्रकार और किन किन चीजों का विचार करने को कहते हैं, हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। भाई यहाँ वीडियो देखने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मेहनत है ना, वो आपके सब्सक्रिप्शन से उसका आप एक मूल्य अदा करते हैं। इससे हमें कोई पैसा मिलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे चैनल की वैल्यू इसके आधार पे तय की जाती है। तय होता है कि भाई इस व्यक्ति का कंटेंट जो है, इस व्यक्ति का विषय विचार जो है, वो इतने लोग इसको पसंद करते हैं, इतने लोग इसको देखते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं चैनल, अगर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य विषयों को देखना चाहिए। यहाँ संपूर्ण वाल्मीकि रामायण है, यहाँ संपूर्ण महाभारत है, चाणक्य नीति है, महाकवि कालिदास का साहित्य है, महाकवि भास का साहित्य है। तो आनंद लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।